हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये 12th के बच्चों के लिए है जो 11th में प्रमोट होके 12th के अंदर आ चुके हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पुनीत सर ने आपको और भी जानकारी दी हुई होगी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन सब जानते हैं, पंकज मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे हूँ आपके सामने। तो मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हमारी जो सबसे फर्स्ट यूनिट है जो हम स्टडी करेंगे वो होगी आपकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। हिंदी में इसको बोला जाता है आव्यूह एवं सारणिक। आव्यूह एवं सारणिक। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा हम लेक्चर्स के अंदर सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम लिखा पढ़ी की बात, सर हमें इससे क्या फायदा है, कितना नुकसान है। नुकसान बोल के कुछ भी नहीं है, फायदे ही फायदे है। जो बच्चे सीबीएसई के अंदर है उनके इस यूनिट से 2 चैप्टर क्लियर होंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। इन दोनों का जो वेटेज है 12 बोर्ड में वो आपके 12 मार्क्स का है, यानी कि आउट ऑफ 80 12 मार्क्स इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगर मैं आरबीएससी की बात करूं तो उनके 3 चैप्टर इस यूनिट से क्लियर होंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। और ये आरबीएससी के अंदर 10 मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। क्लियर है? तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 3 दोनों के लिए मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे वीडियो लेक्चर का ये रहता है मोड कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, अपने नोट्स बनाएं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, उसके अंदर मैं आपको इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह भेजता चला जाऊंगा। क्लियर है? तो आप कॉपी और पेन धीरे धीरे पॉज करके आप नोट भी उसको कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। हमने आज से पहले ये वर्ड सुना नहीं है, तो इसके बारे में देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं, लेकिन ये इतना फेमस नाम नहीं है, सभी लोग इसको मैट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है पहले अपने इसको समझते हैं। मैट्रिक्स एक नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कुछ नंबर है लाइक 2 4 6 8, इस तरीके से मेरे पास कुछ नंबर है। इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। लिखने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका ये है 2 4 6 8। तो नंबर्स को लिखने का एक ऐसा तरीका जिसमें कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होती है, वो आपका मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इसका जनरल डेफिनेशन दूं तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास mn एलिमेंट्स है, जिसमें से कुछ m रो है और n कॉलम है, तो ऐसा नंबर्स का जो कलेक्शन है वो आपका मैट्रिक्स होता है। इसको आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में या रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, 32, 33, A3n। सिमिलरली AM1, AM2, AM3, AMn। नंबर्स का ये जो लिखने का जो तरीका है यही आपका मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मैं 2 वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूं, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। क्या होता है देखो, ये जितने हैं, ये जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हिंदी में हम जिनको क्षैतिज बोलते हैं, ये वाला जैसे 1 2 3 ये इसकी रो होती है, और ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये इसका कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है देखो, 1 2 3 ऐसे करते करते m तक जा रही है। कॉलम कितने, 1 2 3 n तक जा रहा है। जो पीछे वाला एलिमेंट होता है वो आपका कॉलम को डिनोट करता है और जो आगे वाला होता है वो रो को करता है। तो इसके अंदर m रो है और n कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर है ये m क्रॉस n हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं जैसे ये लिखा हुआ है 2 6 9 4xy, मान लो ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हमें इससे इसका ऑर्डर पूछा गया कि इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर बताने का तरीका क्या होता है, पहले हम इसकी रो बताएंगे फिर इसका कॉलम बताएंगे। तो देखो 1 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो सकता है। क्लियर है बेटा ये वाली बात। तो रो और कॉलम के बारे में आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम और इसमें इसके मैट्रिक्स की बाल की खाल निकालते हैं और टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक मैट्रिक्स है, इसको रखा हुआ है A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n, ऐसे करते करते m रो तक गया, m2 m3 और लास्ट जो एलिमेंट आया वो mn आ गया, ये आ गया। क्लियर है, मैंने आपको रो बता दिया ये रो होता है, कॉलम बता दिया ये कॉलम होता है। अब मैट्रिक्स से जो रिलेटेड टर्म है वो आता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या आता है, प्रिंसिपल डायगोनल, हिंदी में बोला जाता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है सर, मुख्य विकर्ण वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें रो और कॉलम की जो नंबर्स है वो सेम रहता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 m, यानी कि ये जितने हैं, ये जितने एलिमेंट्स है, ये वाला ये जो है इसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ड क्या है 1 1 2 2 3 3, ये जितने भी एलिमेंट है ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। क्लियर है बेटा, डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसका जो कोई पूछता नहीं है डेफिनेशन, फिर भी जो नोट्स है मेरे पीडीएफ नोट्स है जो मैं आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उस पर भेज दूंगा, तो आप इसको यहाँ पे आराम से पहले समझे और इसको नोट करते हुए चलेंगे। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है इस चीज का, वरना बाद में आप बचाओ बचाओ करते हुए फिर जाएंगे। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि साहब मैट्रिक्स कितने तरीके का होता है। हम बहुत तरीके का मैट्रिक्स लिखते हैं क्योंकि सीबीएसई के अंदर आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसमें से पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम मैट्रिक्स के टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होता कितने प्रकार का है, समझना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार कितने तरीके का होता है, मैट्रिक्स आपका कितने तरीके का होता है, तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर केवल एक रो होती है। शब्दों पे गौर करें, रो केवल एक होगी, कॉलम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका होता है 1 क्रॉस n का। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा और आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें पता है रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन रो की वैल्यू फिक्स हो गई 1। ठीक है, सेकंड टाइप जो आता है इसका वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब आप समझ चुके होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, वो मैट्रिक्स जिसके कॉलम केवल एक होगा, रो कितनी भी हो सकती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसके अंदर रो कितनी भी हो सकती है, m कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम केवल एक होगा, कॉलम केवल एक होगा। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। एक आता है आपके पास नल मैट्रिक्स। इसके अन्य नाम क्या है, नल मैट्रिक्स बोल सकता है, एम्प्टी मैट्रिक्स बोल सकता है, या जीरो मैट्रिक्स बोल सकता है। हिंदी में इसका जो पॉपुलर नाम है वो है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट, जितने भी रो के एलिमेंट, जितने भी कॉलम के एलिमेंट है, वो सारे जीरो होंगे। जैसे मान लो मैं एक 2 क्रॉस 3 का बनाता हूं, 2 रो होंगे और 3 कॉलम, 0 0 0 0 0 0, ये इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का जो नाम होगा वो होगा जीरो एलिमेंट।
क्लियर है। नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में बोला जाता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, जैसे 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब अब आपके दिमाग में क्लियर है, 2 रो 2 कॉलम। 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, आपके दिमाग में क्लियर है। यानी कि जिसमें m की वैल्यू और n की वैल्यू बराबर होती है वो आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये केवल पढ़ना है, आपने समझ लिया 1 क्रॉस n का मतलब, m क्रॉस 1 का मतलब, जीरो मैट्रिक्स का मतलब। यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से आपका पूरा मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फंडे केवल इसी मैट्रिक्स के ऊपर है और इसी मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे टाइप से मैट्रिक्स के जो मेनली पूछे नहीं जाते, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से आप रीड कर सकते हो, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये नोट करें, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। पॉज करेंगे 2 मिनट, इसको नोट करेंगे, इस चीज को नोट कर लिया होगा आप। अब हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसके बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप मतलब समझ चुके हो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। देखो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मेनली हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आता है आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में जिसको बोला जाता है त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह, आव्यूह, ठीक है। और एक आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। तो इनका मतलब समझ लेना, एक बार समझ लिया तो आपके हमेशा का काम क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है। अगर मैं ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं तो वो जरूर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा। क्लियर है, तो अगर मैं ट्रायंगुलर की बात करूं तो ये भी 2 तरीके का होता है। ये भी आगे जाके 2 तरीकों में बढ़ जाता है। एक होता है आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में बोला जाता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। क्लियर है, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, जिससे आप लोगों को डर लगता है, जो जेईई मेंस जिसको यूज करता है और कई बार बोर्ड्स वाले इसको यूज कर लेते हैं, उसको कैसे लिखा होता है, पहले आप इस वर्ड का मतलब समझे, AIJ, ये ऐसा लिखा हुआ होता है। ये किसी मैट्रिक्स को लिखने का ही एक तरीका होता है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ही होता है। ये जो आपको डराता है AIJ, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या लिखा हुआ होगा, देखो AIJ इक्वल टू 0। AIJ 0 होगा, मतलब एलिमेंट्स 0 होंगे। कौन से एलिमेंट? फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J। I इज ग्रेटर देन J। आपको जेईई मेंस कभी ये नाम नहीं लेगा। अगर कोई क्वेश्चन देना होगा तो आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इतना बड़ा नाम नहीं देगा, वो मैथ्स की लैंग्वेज यूज करेगा। वो क्या बोलेगा आपको, AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक 2 4 9 8 0 3 2 4 0 0 XY 0 0 0 Z। मान लो ये मैंने मैट्रिक्स लिया। अब देखो सर ये 4 क्रॉस 4 है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिख लेता हूं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसका ये प्रिंसिपल डायगोनल। देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई संख्या है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके 0 है। वो सारे आपके 0 है। ये देखो 0 है। यानी कि AIJ
जीरो है। कौन से? जब आई बड़ा है जे से। देखो इसका कोड क्या होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका कोड क्या होता है? थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड। ये क्या होता है? फोर्थ रो फर्स्ट, फोर्थ रो सेकंड, फोर्थ रो थर्ड। देखो जब जब आई जे से बड़ा है, जब जब आई जे से बड़ा है, आई का मतलब रो होता है, जे से बड़ा है वो वाली चीजें जीरो है, बाकी सारी चीजें कुछ भी हो सकती है। ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ऐसा बोलते। जेईई मेंस या जेईई एडवांस का पेपर टफ नहीं आता, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है हमें। या बोर्ड का पेपर कभी बोलते हैं ना टफ बना दिया, वो टफ पेपर या क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको समझना पड़ता है। क्लियर बेटा ये वाली बात? तो ये होता है मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। इसको मैं बोल सकता हूं ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर। तो अगर मैं आपको शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में बोलता कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होता है, वो आपका क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ए आई जे जीरो होगा। कौन सा ए आई जे? फॉर ऑल, ये वाला साइन होता है फॉर ऑल का, हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं। फॉर ऑल आई इज लेस देन जे, जब आई जे से बड़ा होगा। यानी कि देसी भाषा अब आप समझ सकते हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपर जो डायगोनल होता है उसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे और नीचे वाले एलिमेंट आपके नॉन जीरो होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप ये नोट करना एग्जांपल सारे पॉज कर करके, क्योंकि ये वर्ड्स का मतलब नहीं समझेगा। जैसे मैं एक यहां पर लेता हूं एग्जांपल इसका, लाइक 2 0 0 3 1 0 XYZ। अब देखो ये 3x3 का है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये रहा। अब देखो इसके नीचे वाले एलिमेंट तो कुछ ना कुछ है, लेकिन ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके कैसे? जीरो है। ये सारे एलिमेंट्स जीरो है। तो मैं इसको बोलूंगा ए आई जे जीरो है। कब जीरो है? फॉर ऑल व्हेन आई इज लेस देन जे। अब इसका कोड देखो क्या होता है? फर्स्ट रो सेकंड, ये फर्स्ट रो थर्ड, ये सेकंड रो थर्ड। जहां जहां जे बड़ा है आई से वो सब आपके क्या है? जीरो वाले एलिमेंट्स है। तो आपको ये वाली लैंग्वेज समझनी है। मेरे जो स्टूडेंट्स है वो ये वाली लैंग्वेज समझते हैं। मैं देसी भाषा में यकीन नहीं करता कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जब जीरो हो जाएंगे तो आपका लोअर ट्रायंगुलर नीचे वाले जीरो। आपको इस लैंग्वेज में डील करना आना चाहिए। होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस चीज को। मैंने आपको दो मैट्रिक्स का मतलब समझाया जो बच्चों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल लेके इसको समझाया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, ट्रायंगुलर और डायगोनल। मैं अभी ट्रायंगुलर के ऊपर चल रहा हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? आप अगर गाइड्स वगैरह देखोगे, अगर आप कोचिंग के नोट्स देखोगे तो उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी, लेकिन इसको समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? ए आई जे जीरो फॉर, मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, नीचे वाले अगर जीरो है तो वो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाले अगर जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर। उल्टा है इसमें, देखो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? नीचे वाले एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ऊपर वाले जीरो। क्लियर है ये वाली बात? अब हम इसके ऊपर चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। आप पॉज करके इसको आराम से नोट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं, ये जो बोर्ड है ये मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ये जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी आपके पहले डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं कि क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब आप थोड़े से होशियार हो चुके हो, आपको ए आई जे वाली भी लैंग्वेज समझ में आती है। देखो मैं इस डायगोनल की मैट्रिक्स को समझता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। ए आई जे जीरो, ए आई जे जीरो होगा। कौन सा? फॉर ऑल व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहां जहां आई और जे बराबर नहीं होगा वहां वहां ये जीरो होगा। अब आप समझ गए, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ ना कुछ रहे होंगे, बाकी सारा जीरो रहा होगा। देखो इसका अगर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, मान लो 3x3 का लेता हूं, लाइक 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6। ये डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ है, मतलब नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। तो देखो
ए आई जे 0 होगा कब, जहां आई और जे, देखो इन सब में तो आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, तो ये एलिमेंट्स कुछ ना कुछ है, लेकिन आपके बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। क्लियर है बेटा ये वाली बात? तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसका, अब आप समझ सकते हो, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई और इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे नोट किया। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। अब आगे ये आगे जाके ये भी दो तरीके से बट जाता है, ये भी दो तरीके से बट जाता है। एक होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। और सेकंड जो है वो है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी में जिसको बोला जाता है इकाई आव्यूह। समझना इनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई आव्यूह। क्लियर है? अब देखो ये एलिमेंट सारे डिफरेंट डिफरेंट है, अगर ये तीनों एलिमेंट एक जैसे हो गए, लाइक सारी जगह 4 4 4 आ गया, इस डायगोनल के अंदर ही अगर सारे एक जैसे एलिमेंट हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे एक जैसे हो जाएंगे, सारे एक जैसे हो जाएंगे। देखो ये सारे एक जैसे हो गए, ये सारे एक जैसे हो गए। कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, 2 4 6, कुछ भी, लेकिन सारे एक जैसे होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे 0 होगा, 0 होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ये तो डायगोनल है, एंड इसके साथ क्या होगा, ए आई जे की वैल्यू के हो जाएगी फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, जहां जहां आई और जे बराबर है उसकी वैल्यू के हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसी के आगे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकाई आव्यूह, अगर इस k की वैल्यू 1 हो जाए, इस k की वैल्यू को अगर हम 1 लिख दें, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई सदिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोल दूं ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, यानी कि जैसा ये 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सारे डायगोनल के एलिमेंट अगर एक 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 हो गए तो इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो होप ये सारे टर्म्स जो है, बेसिक टर्म्स है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर सकते हो, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो मेरे हिसाब से देखो, लैंग्वेज वाली डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी और मैथ्स वाली डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, ए आई जे 1 हो जाता है फॉर ऑल आई इक्वल टू जे के लिए। तो होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होगी, ये सब चीजें क्लियर हो रही होगी। क्लियर है ये वाली बात? अब मैंने आपको एक क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एनी मैट्रिक्स having 6 elements, then find possible order of matrix। हिंदी में क्या है इसको समझे, लिखूंगा नहीं, कि कोई अवयव है, उसके अंदर 6 अवयव है, तो उसकी कोटि क्या क्या बन सकती है। 6 अवयव को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, उस मैट्रिक्स में 6 अवयव लाने हैं, तो वो मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है 1 क्रॉस 6 का। कैसे, आप एक तो रो ले लो और 6 कॉलम ले लो, जैसे मान लो वो 2 है, 2 2 2 2 2 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक रो 6 कॉलम। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 6 क्रॉस 1, आप ऐसा 2 2 2 2 2 2, ये ऐसा लिख सकते हो। अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 क्रॉस 3, तब भी 6 ही एलिमेंट बनेंगे। आप ऐसा लिख सकते हो 3 क्रॉस 2। इसके अलावा आप पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हम। तो अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है, क्वेश्चन समझना, आपको भावार्थ समझाता हूं, क्वेश्चन में आपको पीडीएफ करके दे दूंगा।
कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 6 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर लिख के बताओ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 6, 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास आया कि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 एलिमेंट है, उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो हमने कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, 9 इंटू 2 या 2 इंटू 9। देखो 18 बनना है इन सबसे। हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। और कोई लिख सकते हैं क्या, और कोई लिख सकते हैं, सोचो। 3 के बाद 4 से कभी नहीं बनता, 5 6 वाला लिख लिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 आपके पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कर सकते हो 12 एलिमेंट्स के लिए, 12 एलिमेंट्स के लिए, 24 एलिमेंट्स के लिए। अब हिंदी वालों के लिए अगर डाउट आ रहा होगा एलिमेंट क्या होते हैं, तो मैट्रिक्स की जो एंट्री होती है ना, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तत्व, अवयव जिसको हिंदी में बोला जाता है। क्लियर है। तो आप इसका क्वेश्चन 12 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, आप मेरे को व्हाट्सएप या इसके कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है। आप इस वीडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। इसके जो क्वेश्चंस है पहले देखो, इसके अगर हमने टर्म्स समझ लिए ना, मैंने आपको बताया इसके 3 चैप्टर जुड़े हुए हैं, सारे मैट्रिक्स से 3 चैप्टर्स आपके जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, अगर बेसिक आपने समझ लिया, इसके 2 वीडियो में मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके आगे की चीजें स्मूथली चलने लग जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे ये क्लास स्टॉप करता हूँ, कल इसके क्वेश्चन से और आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका व्हाट्सएप का नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। वैसे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैं आप जो लोग जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं इसकी PDF फाइल सेंड कर दूंगा और इसके प्रैक्टिस के वो जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर दूंगा। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का मतलब ये नहीं है आप रात को 1 बजे पूछो, ऐसा नहीं है, फिक्स आप वर्किंग आवर्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।